नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है श्रीमान मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक आधे अधूरे। ये मोहन राकेश जी का चित्र है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक आधे अधूरे। कुछ सामान्य परिचय है, एक बार देख लीजिए, अर्थात कि पात्र परिचय है ये। कासुवा, यानी कि संक्षिप्त में एक नाम आएगा कासुवा। इसका मतलब है काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन तथा पुरुष चार की भूमिकाओं में है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे पात्र अलग अलग रखने हैं। ये प्रस्तुति के रूप में दिया हुआ है। लगभग 49-50 उम्र होगी इसकी। चेहरे की शिष्टता में व्यंग। पुरुष एक के रूप में वेशांतर। पुरुष एक के रूप में क्या रहेगा? पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष दो के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष तीन के रूप में पतलून टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधाओं के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। पुरुष चार के रूप में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह विशेष। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की, उम्र में 20 से ऊपर नहीं, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन। छोटी लड़की, उम्र 12 और 13 के बीच, भाव स्वर चाल हर चीज में विद्रोह। फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख। लड़का, उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुरशट धुल धुल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास की कड़वाहट, मतलब खांसी। स्थान और देख लीजिए एक बार। मध्यवित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्यवित्त स्तर पर आ गया एक घर। यानी कि मैंने आपको बताया था कि समाज में 3 प्रकार के परिवार होते हैं: उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय। देखिए, आप थोड़ा संदर्भ और जान लीजिए। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कई एक टूटते अवशेष सोफे, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार न होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज का दूसरी चीज में रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में से ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान्य में कहीं पर एक टिपाई, कहीं दो एक मोढ़े, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेज पोश और पलंग पोश अगर है तो इस तरह घिसे फटे हुए या सिले हुए कि समझ में ही नहीं आता कि उनका न होना क्या होने से बेहतर न था। 3 दरवाजे एक तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है। अंदर के कमरे से एक, बाहर की दुनिया से बाहर का रास्ता अहाते से होकर भी रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा टी सेट अवलोकित होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित होता है जहां बैठे काले सूट वाला आदमी सिगार के कस खींच रहा था। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी कभी कोना और कभी वह कोने का साथ आलोकित होता। यानी कि कोने की तरफ भी अगर फोकस जाता तो भी वह काले सूट वाला आदमी दिखता।
देखिए ये तो एक पृष्ठभूमि थी। अब नाटक शुरू होता है। सबसे पहले काले सूट वाला आदमी ही आएगा। देखिए काले सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख भाव से सिगार की राख झाड़ता है। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से भी नहीं कह सकता। इसी उसी तरह जैसे नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में ही मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने के कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ न कुछ होता है, हालांकि यह मेरी आवश्यकता नहीं है जो कारण दिया जाए। वास्तविक कारण वही है जो मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ, तो किसी चीज़ के कारण अकारण के संबंध में कैसे निश्चय हो जाऊँ। ये पात्रों की भाषा लेखक की भाषा होती है, आप सब जानते हैं। तो ये कह रहा है कि नाटक का क्या इंजाम है मुझे पता नहीं है। लेखक भी यही कहना चाह रहे हैं कि इस नाटक से आप क्या सीखेंगे, नाटक कैसा है वो आप जाने, लेकिन नाटक में जो दी गई है वो पृष्ठभूमि में आ चुकी है। शिकार के खस खींचता है, पल भर सोच सा खड़ा रहता है, फिर वापस बोलता है, मैं वास्तव में कौन हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। मैं इस मंच पर हूँ, वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ जो बाहर हूँ। खैर इससे आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ, शायद अपने बारे में इतना कह देने ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किससे मिलता हूँ। मेरे लिए वही होते हैं जो आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी ही समानता है। यही समानता आप में और उसमें उसमें और दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर व्यक्ति एक हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है। उसका कारण यह भी है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने के सब कुछ इसमें निर्धारित अनिश्चित है। एक विशेष परिवार, उसमें विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। वही रहता हूँ, मैं वही रहता हूँ। इस तरह सब कुछ निर्धारित करता इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझसे झेलते, या स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक का अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता कि यह निर्णय करना इतना ही कठिन है होता है कि इसमें भूमिका किसकी थी, मेरी या उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच में उठते कुछ सवालों की। देखिए मित्रों, भाव से तुरंत पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप एक बार इसे धीरे धीरे समझिएगा। और नाटक में जो रहस्य है वो यहीं पर है। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता है, फिर के स्वर के साथ सिगार मुंह से निकाल कर उसकी राख झाड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल लेने से, या उसकी परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर
कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें। इस संबंध में एक अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी, यानी कि ये कई बार आएगा एक ही आदमी, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधला कर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे में अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। तिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कॉपियां और किताबें बाहर बिखरी पड़ी है। सोफे पर तो एक पुराने मैगजीन है, एक कैंची और कुछ कटी अधकटी तस्वीरें रखी है। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पाजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती, कई कुछ में कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डालती है। अब स्त्री आती है, मतलब नाटक अब शुरू हो गया है, मान लो। स्त्री थकान निकालने के स्वर में ऐसे करते हैं ना, ओहो ओहो, कुछ हताश भाव से। फिर घर में कोई नहीं? अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे? तिपाई पर पड़े बैग को देखकर, ये हाल है इसका। बैग की किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं है कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए? सोफे के पास आकर और अशोक बाबू ये कमाई करते हैं, दिन भर तस्वीर उठाकर देखती। एलिजाबेथ टेलर्स, आइड्रबेन सेल मेल्कन। तस्वीरें वापस रखकर बैठने लगती है कि नज़र झूलते पाजामे पर जा पड़ती है। उसकी तरफ जाती है। बड़े साहब वहां अपनी कारगुजारी कर गए हैं। पाजामे को मेरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। फिर दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने रख ही सकता है। पाजामे कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर खींच जाती है और पाजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियां वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकल कर थोड़े आगे आ जाता है। पुरुष एक अब शुरू होता है। देखिए, पुरुष एक कौन है? यानी स्त्री का पति। आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखकर, अच्छा, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष, कहीं नहीं, यहीं बाहर था मार्केट में। उसका पाजामा हाथ में लेकर, पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का, रोज आने जाने पर 50 चीजें यहाँ वहां बिखरी मिलती है। पुरुष हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो। स्त्री दूसरे पाजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूं? पहले ही खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कवर्ड खोलकर पाजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष का एक फालतू इधर उधर सा देखता है और फिर कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। कवर्ड के पास आकर ट्रे उठाती है। चाय किसने पी थी? अकेले स्वर में, अपराधी स्वर में, अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी चाय थी पूरी ट्रे?
पूरी की पूरी ट्रे। किन्नी को दूध भी दे दिया था। वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। ट्रे लेकर चलती। दिखे तब न, तो जब घर पर रहे कोई। आहते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली आती है। पुरुष एक लंबी हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है और स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती हुई रसोई घर में वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। स्त्री चीजों को समेटने में व्यस्त। मुझे क्या पता था कितनी देर के लिए निकले थे। वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में। तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक, हाथ रोककर, कौन आएगा? सिंघानिया? उसी के आने के खाना खाने जाना है इधर 5 मिनट के लिए, यहां भी आएगा। पुरुष एक, फिर उसी तरह हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूं। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। तुम्ही ने कहा होगा आने को। कहना फर्ज नहीं मेरा, आखिर बॉस है मेरा। बॉस का मतलब यह थोड़ा ही है कि नहीं कि तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूं उसके मातहत। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को होकर एक एक हाथ हटा लेता है, मतलब रोक लेता है। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब गुजरेगा इधर से। पिछले छिले हुए स्वर में, यह अच्छा है। लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहां आ चुका है, तीसरी बार आएगा। ऊंची मैगजीन और तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दरार में रख देती है। किताबें बैग के में अंदर करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। तो लोगों को भी पता है वह आता है यहां। तीखी नजर डालकर, क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूं कि अच्छी बात है। तुम जो कहते हो उसका मतलब मैं समझ में आता है मेरी। तो अच्छा है, मैं कुछ न कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूं तो तुम चुप रहते हो और कोई नहीं। अपनी चीजों को कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पहले जब आया था वह मैंने कुछ कहा तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष, जाना तो है मुझे भी, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहां रहना तो। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। तस्वीर यह तस्वीर देखती कि कमरे में कुछ तो करने की कोई शेष नहीं। तुम्हें एक प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूं अपने लिए। बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुनो। स्त्री रुक जाती है, फिर उसे देखती है। क्या हुआ उसका? वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में, जब होगी तो पता चल जाएगा तुम्हें। पर होगी भी? तुम उसी के इंतजार में हो क्या? चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर देखता है कि अब अपने को कैसे व्यस्त रखा जाए। फिर जैसे याद हो आने से शाम का अखबार जेब से निकाल कर खोल लेता है। हर खुशी पड़ने के साथ उसके चेहरे का भाव उसी तरह हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंगपूर्ण, तनावपूर्ण या पस्त। साथ मुंह से, बहुत अच्छे, मार दिया, लो अब। और अब जैसे शब्द निकल पड़ते। स्त्री रसोई घर से लौट कर आती है। फिर वही बात आ रही है, देखिए। पुरुष और स्त्री। अखबार हटाकर स्त्री को देखता है पुरुष। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो।
तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोच रहा था कि जुनेजा के यहाँ हो आता। ओ, जुनेजा के यहाँ हो जाओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखा ही रहता। हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की कोशिश कर रहा हो, जिसमें मेरे लिए झाड़न लेकर कुर्सियों वगैरह की झाड़ना शुरू कर देती है। इतनी गर्द भरी रहती है कि इस हर वक्त घर में पता नहीं कहाँ से चली आती है। तुम नाहक कोसती रहती है उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ हमेशा मेरी मदद की है। मैं करता मदद तो उतना नुकसान तो नहीं होता जितना उसने मदद करने से हुआ है। मित्रों, इस वीडियो में लगभग इतना ही जानेंगे, क्योंकि आगे वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। मित्रों, अभी इसमें दृश्य वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दृश्य इसमें बदलते हैं। लगभग 4 से 5 दृश्य आएंगे आपके समक्ष, इसलिए एक दृश्य को भी हमें हो सकता है 2 भागों में बताना पड़ जाए। ज़्यादा बड़ा नहीं है नाटक, 1-2 दृश्य छोटे-छोटे भी हैं, इसीलिए इस भाग में जानेंगे इतना ही। आगे मिलेंगे अगले भाग में। इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे अगले भाग में, अर्थात कि हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से इस नाटक को वापस शुरू करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।